Hello students, welcome to Med Academy. My name is Malika. Today we are going to start a new chapter of class 12th botany, that is ecosystem. हमने जो पहले जितने भी चैप्टर्स करे बॉटनी के ही इकोलॉजी का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है फॉर द नीड पॉइंट ऑफ व्यू दैट वाज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन. अब जो चैप्टर है इकोसिस्टम, हमने पहले डिस्कस किया दैट व्हाट इज इकोलॉजी. इकोलॉजी का मतलब क्या हुआ? द इंटरैक्शन बिटवीन व्हाट एबायोटिक एज वेल एज बायोटिक फैक्टर्स. ये इकोलॉजी होता है, तो इकोसिस्टम इकोलॉजी का ही पार्ट है. एबायोटिक और बायोटिक इंटरैक्शंस जो होती हैं, जितनी भी कम्युनिकेशंस होती हैं, ये सब इकोसिस्टम के अंदर आती हैं. अब इकोसिस्टम को बेसिकली इतना वाइड है, दो पार्ट में इकोसिस्टम को डिवाइड किया. पहला जो पार्ट है वो कौन सा है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एंड अनदर वन इज एक्वेटिक इकोसिस्टम. क्योंकि दो पार्ट में इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स टेरेस्ट्रियल में और एक्वेटिक में प्रेजेंट हैं. उनकी इंटरैक्शंस दो बायोटिक और एबायोटिक इंटरैक्शंस दोनों की डिफरेंट हैं, तो तभी क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि कैसे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करेंगे. तो दो टाइप की इकोसिस्टम्स बनी, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम. टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या हुआ? ऑन द लैंड, एंड एक्वेटिक ऑन द वाटर. तो ये टाइप की इकोसिस्टम प्रेजेंट थी. अब डिटेल में अगर इकोसिस्टम पढ़ना है तो उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन, किस तरीके का इकोसिस्टम पूरा बना हुआ है वो चीज़ पहले पढ़नी है. फिर फंक्शन, कैसे इकोसिस्टम जो इंटरैक्शंस हैं बिटवीन बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक फैक्टर्स, कैसे दोनों की इंटरैक्शंस होती हैं. तो पहले वी आर गोना स्टडी अबाउट द इकोसिस्टम स्ट्रक्चर. कितने पार्ट्स में इकोसिस्टम का डिवीजन हो रखा है, दैट वी विल स्टडी इन द स्ट्रक्चर. तो पहला जो पार्ट है दैट इज योर प्रोडक्टिविटी. पहला जो स्ट्रक्चर है इकोसिस्टम का, जो पहला स्ट्रक्चर है दैट इज प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी का मतलब बेसिकली पहले प्रोडक्शन का मतलब पता होना चाहिए, उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्शन, दो टाइप की प्रोडक्शंस होती हैं. एक होती है प्राइमरी प्रोडक्शन और दूसरी होती है सेकेंडरी प्रोडक्शन. प्रोडक्शन का पहले तो मतलब क्या हुआ? अब अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करता है? फूड. तो वही क्या हो गया उसका प्रोडक्शन. अब जो फूड है, जितना भी मैटर प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इन अ ईयर, उसी चीज़ को हम क्या बोल देंगे? प्रोडक्टिविटी. तो प्रोडक्शन दो टाइप की पहली प्रोडक्शन होती है. पहली होगी प्राइमरी प्रोडक्शन, और वी कैन से दैट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी कितना बायोमास. बायोमास का मतलब अब क्या होगा? जितना भी फूड, जितना भी प्लांट्स बना पा रहे हैं एक साल में, इन अ गिवन ईयर, कितने भी टाइम में कितना प्लांट्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, दैट वी कॉल इट एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी दो टाइप की होती है. एक होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और दूसरी होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. अब इसमें क्या मतलब हो? प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. पहले तो इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, मतलब कितना बायोमास, कितना टोटल बायोमास प्लांट्स ने बनाया, दैट वी कॉल इट एज प्रोडक्टिविटी. अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को किस में मेजर करते हैं? दैट इज वेट पर ईयर, मतलब वेट ग्राम में भी हो सकता है, पर ईयर. ये हो गया हमारा क्या? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. और कितना रेट बन रहा है, ईयर में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये हो गया हमारा वेट में रिप्रेजेंटेशन. और ये हुई एनर्जी, कितना बायोमास इन अ गिवन ईयर, कितना प्लांट्स जो बायोमास है वो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, दैट वी कॉल इट एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. अब ग्रॉस का मतलब पूरा, जितना भी ओवरऑल जितना भी बायोमास था उसकी प्रोडक्शन हो रही थी, उसे क्या बोला? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. अब कुछ जो बायोमास है, कुछ जो लिविंग मैटर ने, कुछ जो प्लांट्स ने बनाया है, वो रेस्पिरेशन से क्या होगा? थोड़ा बहुत निकल जाएगा. जितना बना है, मतलब जो ह्यूमन बींग्स को या जितने भी एनिमल्स को वो बायोमास मिलेगा, वो फूड मिलेगा, उसमें से कुछ अमाउंट कम हो जाएगी. और उस चीज़ को, उस प्रोडक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. एट अ लास्ट कितना बायोमास एक पर्टिकुलर लिविंग मैटर को मिल रहा था, तो दैट वी कॉल इट एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. राइट. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब ओवरऑल जितना भी बायोमास प्रोड्यूस्ड हुआ प्लांट से,
वो क्या बोला हमने, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थोड़ा बहुत रिडक्शन उस पर्टिकुलर बायोमास से रिड्यूस्ड हो गया, और वो रिडक्शन क्या होती है, रेस्पिरेशन में कितना निकल गया वो बायोमास, उस चीज़ को हम बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को भी राइटेड एज जीपीपी। कितना निकल गया, रेस्पिरेशन में थोड़ा बहुत बायोमास जो प्लांट से बना था वो थोड़ा बहुत निकल गया, और कितना बचा वो हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, राइट। ये एक चीज़ होती है जो प्लांट्स में होगी, क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आता है। अब एनिमल्स के केस में जितना भी एनिमल्स ने बायोमास प्रोड्यूस किया, इन फूड को लेकर प्राइमरी प्रोडक्शन हो गई, जो ये प्राइमरी प्रोडक्शन थी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गई। अब प्लांट्स में से फूड बन गया, अब एनिमल्स उसे कंज्यूम करेंगे। सो व्हाट दे आर कॉल्ड, प्लांट्स में से एनिमल्स ने कुछ पार्ट कंज्यूम कर लिया, उनको अब प्लांट्स को क्या बोलेंगे, कंज्यूमर्स। क्यों, क्योंकि उन्होंने फूड, जो भी बायोमास प्लांट्स ने बनाया था, जो भी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हुई थी, वो कंज्यूमर्स ने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। अब ये दूसरे टाइप का बायोमास की प्रोडक्शन करेंगे, तो इनको कंज्यूमर्स से जो बायोमास की प्रोडक्शन हुई है, दैट वी कॉल इट एज सेकेंडरी प्रोडक्शन। जितना भी बायोमास बना है कंज्यूमर से, उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन क्या था, कितना बायोमास प्लांट से बन रहा था, और पर ईयर, इन अ गिवन ईयर वो कितना बन रहा है, उसे हमने क्या नाम दिया, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में दो टाइप आए, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और फिर उस पर्टिकुलर बायोमास को जो प्लांट्स ने प्रोड्यूस किया, वो एनिमल्स ने कंज्यूम कर लिया, तो उसे क्या बोला, कंज्यूमर्स, है ना। और फिर उनमें से जो बायोमास बनेगा, वो जो कंज्यूमर्स जो बायोमास प्रोड्यूस करेंगे, उसे क्या बोला, सेकेंडरी प्रोडक्शन। और एक साल में या कितने भी पर्टिकुलर गिवन टाइम में कितना भी बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है। अब अलग अलग हैबिटेट में, जैसे हमने बात करी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम, दोनों में ही अलग अलग टाइप की फूड चेन्स चलती हैं, अलग अलग टाइप होते हैं। अब इनमें भी जो प्रोडक्टिविटी है, लाइक टेरेस्ट्रियल जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, टेरेस्ट्रियल जितने भी प्लांट्स हैं, सनलाइट प्रॉपरली मिल रही है, फोटोसिंथेसिस उनके अच्छे से हो रही है, फूड जो ये जितना भी प्रोसेस है, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, वो किसकी वजह से हुआ है, ऑफ कोर्स जो सनलाइट उनको मिल रही है, वाटर प्रॉपरली मिल रहा है, ऑक्सीजन, पूरा जितने भी गैसेस हैं वो सारी मिल रही हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में, इन व्हाट, टेरेस्ट्रियल। तभी उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। जितना भी वो बायोमास बना पाएंगे वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन कुछ केसेस में, एक्वेटिक में, प्लांट्स को जो बहुत ज़्यादा डीपली सिचुएटेड ओशंस में जितने प्लांट्स होते हैं, उनको कई केसेस में क्या होता है, डायरेक्टली सनलाइट नहीं मिल पाती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी है थोड़ी बहुत कम होगी एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल में जितने भी प्लांट्स होंगे, जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी होगी। अब इनका वेट ज़्यादा है, कंज्यूमर्स में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं एज कंपेयर टू एक्वेटिक, बायोमास की प्रोडक्शन क्या होगी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा होगी। तो डिपेंड करता है किस तरीके का इकोसिस्टम है, वेदर इट इज़ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और इट इज़ एक्वेटिक इकोसिस्टम, किस टाइप का इकोसिस्टम है, उसी के बेसिस पर पता चलता है कि कैसी प्रोडक्टिविटी होगी। तो अप्रॉक्सिमेटली इन अ गिवन ईयर 170 बिलियन टन्स की प्रोडक्टिविटी फ्रॉम बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, दोनों ही में क्या होगा, 170 बिलियन ओवरऑल, टेरेस्ट्रियल में और एक्वेटिक में, दोनों को मिला के जितनी भी प्रोडक्टिविटी हो रही है, दैट इज़ योर 170 बिलियन टन्स। और इसमें से टेरेस्ट्रियल में थोड़ी ज़्यादा होगी। टेरेस्ट्रियल में ज़्यादा इसलिए होगी, ऑफकोर्स जैसे मैंने रीज़न बताया, जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं फोटोसिंथेसिस करवाने में, वो सारी चीज़ें टेरेस्ट्रियल में ज़्यादा होंगी एज कंपेयर टू योर वाटर, राइट। अब इसमें अप्रॉक्सिमेटली 70 बिलियन टन्स होती है टेरेस्ट्रियल में, और इसमें अप्रॉक्सिमेटली 55 बिलियन टन्स होती हैं ओशंस। तो डिफरेंस प्रेजेंट है बिटवीन टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक इकोसिस्टम, प्रोडक्टिविटी डिफर करती है।
राइट। तो ये पहला स्ट्रक्चर हुआ इकोसिस्टम का कि कैसे पूरा जो इकोसिस्टम है उसकी डेवलपमेंट, पहला बेसिक स्ट्रक्चर यही है कि प्रोडक्शन अगर होगी प्लांट्स में से तभी तो इंटरैक्शन हो पाएगी बिटवीन बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक फैक्टर्स। सनलाइट से, वाटर से प्लांट्स क्या बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं, तो इंटरैक्शन स्टार्ट हो गई है हायर ऑर्गेनिजम्स में। अब डिफरेंट तरीकों से और भी चीज़ें होंगी जो इंटरैक्शंस प्रेजेंट होंगी। तो ये पहला स्ट्रक्चर था, दैट इज योर प्रोडक्टिविटी। अब दूसरा स्ट्रक्चर है हमारा डीकम्पोजिशन। इसमें भी इंटरैक्शंस होंगी बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक। अब दूसरा क्या है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम इज योर डीकम्पोजिशन। ये सुना भी होगा दैट अर्थवॉर्म आर कॉल्ड एज फार्मर्स फ्रेंड। क्यों बोला जाता है अर्थवॉर्म को, क्यों हेल्प करते हैं फार्मर्स को अर्थवॉर्म? बिकॉज दे हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक जितना भी मटीरियल है इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। उसी चीज़ को, जितना भी डेड ऑर्गेनिजम्स को वो ब्रेक कर पाते हैं। ह्यूमस की क्वालिटी अर्थवॉर्म क्या करते हैं, सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको अर्थवॉर्म क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तभी अर्थवॉर्म्स को बोला जाता है फार्मर्स फ्रेंड। सॉइल में बहुत ज़्यादा, क्योंकि फार्मर्स खुद ही अर्थवॉर्म प्लेस करते हैं सॉइल में ताकि उनकी जो फर्टिलिटी है, क्रॉप्स की प्रोडक्शन जो है वो अच्छे से हो सके। तो डीकम्पोजिशन में क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड प्लांट्स, एनिमल्स, जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको ब्रेक कर सके, आगे स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक कर सके, उन ऑर्गेनिजम्स को वी कॉल इट एज डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, और जो भी वेस्ट मटेरियल है, जितना भी प्लांट का, एनिमल का, कोई भी काउ डंग, जितना भी वेस्ट मटेरियल है, उस वेस्ट मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, डेट्राइटस। सारा वेस्ट मटेरियल। तो डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, डेट्राइटस को और स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। तो यही जो प्रोसेस है दैट वी कॉल इट एज डीकम्पोजिशन। अब इसमें भी कुछ पार्ट्स हैं जो याद रखने हैं, जैसे पहला हो गया फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइज, ये सब डीकम्पोजिशन में ही आते हैं। तो फ्रैगमेंटेशन में क्या होगा, पहला स्टेप, डीकम्पोजर्स क्या करेंगे, डेट्राइटस को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक कर देंगे। बहुत ज़्यादा माइन्यूट पार्टिकल्स में ब्रेक कर दिया और वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, और ज़्यादा जितना भी वेस्ट मटेरियल था वो सारा ब्रेक कर दिया इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। किसने, डीकम्पोजर्स ने, डीकम्पोजर्स ने। और क्या वो वेस्ट था, डेट्राइटस। तो डीकम्पोजर्स ने डेट्राइटस को क्या कर दिया, स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक कर दिया। दैट इज कॉल्ड एज योर फ्रैगमेंटेशन। फिर अब जो ये पार्टिकल्स ब्रेक हो गए हैं, ये कुछ जो पार्टिकल्स हैं, दीज आर वाटर सोल्यूबल, पानी में इजीली ये मिक्स हो सकते हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक वाटर इनसोल्यूबल होता है और एक वाटर सोल्यूबल। तो ये जो पार्टिकल्स हैं जितने भी, ये पार्टिकल्स क्या होंगे, पानी की हेल्प से सॉइल के डीप लेयर में अंदर एकदम, क्योंकि बहुत सारे अगर पड़ा होगा सॉइल होराइजन, अलग अलग लेयर्स सॉइल की प्रेजेंट होती है और नीचे सबसे ज़्यादा रॉक्स प्रेजेंट होंगे। टॉप मोस्ट लेयर कौन सी होती है, ह्यूमस होती है, और फिर नीचे जाते जाते रॉक्स विद वाटर, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। तो ये क्या करेंगे, वाटर सोल्यूबल जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये क्या करेंगे, एकदम टॉप बॉटम लेयर में सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसको पहुंचा देंगे। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लीचिंग। क्या बोलेंगे, लीचिंग। क्या हो गया, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड डाउन द सॉइल बिटवीन द रॉक्स, जो पूरा एकदम नीचे चलेगा। उस प्रोसेस को हमने क्या बोला, लीचिंग। फिर थर्ड प्रोसेस आता है, थर्ड प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म का मतलब ब्रेक करना किसी चीज़ को। अब किसको ब्रेक करना, इसी ये सारे डेट्राइटस को ही और ज़्यादा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देना। और वो कौन करेंगे, कुछ बैक्टीरिया एंड फंगस। ये क्या करेंगे, डेट्राइटस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में और ज़्यादा ब्रेक कर देंगे।
और उस चीज़ को हमने क्या बोला, कैटाबॉलिज्म। ये ऐसे एंजाइम सिक्रीट करते हैं, ये जो बैक्टीरिया और फंगस हैं, बैक्टीरियल एंजाइम्स, कुछ फंगल एंजाइम्स ऐसे सिक्रीट होते हैं जो क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देंगे क्या, डेट्राइटस को। एंड व्हाट वाज डेट्राइटस? डेट्राइटस क्या था? एनी वेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट, एनिमल, कुछ भी वेजिटेबल मैटर, कुछ भी जो प्रेजेंट होगा उस चीज़ को डेट्राइटस। अब ये जो बैक्टीरिया और फंगस हैं एंजाइम सिक्रीट करेंगे, बहुत ऐसे हार्मफुल एंजाइम्स होंगे जो क्या करेंगे, डेट्राइटस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देंगे। अब ब्रेक हो गया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में सब ब्रेक हो गया, तो अब क्या होगा, अब ह्यूमस की फॉर्मेशन, तभी अर्थवॉर्म भी इसमें काम करते हैं, ब्रेक डाउन करेंगे ये सारा काम। पहला जो स्टेप था वो अर्थवॉर्म ही कर रहा था। अब इंक्रीज हो रहा है ह्यूमस में, जितना भी ये कंटेंट है, जितना भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज होंगे, तो ह्यूमस का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। और ह्यूमस इन शॉर्ट क्या करता है, फर्टिलिटी को बढ़ाता है। तो इन सब प्रोसेस में ह्यूमस की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी। थोड़ा डार्क कलर का लेयर होती है सब्सटेंस ऊपर, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, दैट इज वी कॉल इट एज ह्यूमस। तो थोड़ा डार्क कलर का प्रेजेंट ये स्ट्रक्चर होगा। तो उस प्रोसेस को, ह्यूमस की फॉर्मेशन जहाँ पर हो रही है, उस प्रोसेस को वी कॉल इट एज ह्यूमिफिकेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमस की प्रोडक्शन हो रही है तो इसे बोला क्या, ह्यूमिफिकेशन। ठीक है, ये प्रोसेस हुआ। अब लास्ट जो प्रोसेस होगा वो होगा मिनरलाइजेशन। पांच प्रोसेस होंगे डिकम्पोजिशन में। पहला क्या था, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में डिकम्पोजर्स डेट्राइटस को ब्रेक करेंगे इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। फिर आया लीचिंग, एकदम टॉप बॉटम मोस्ट लेयर में जो सॉइल की है उसमें चले जाएंगे जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, सारा इनऑर्गेनिक मटेरियल है, दैट इज कॉल्ड एज लीचिंग। फिर आया कैटाबॉलिज्म, बैक्टीरिया और फंगस ऐसे एंजाइम सिक्रीट करेंगे जो क्या कर देंगे, डेट्राइटस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ब्रेक करेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोला, कैटाबॉलिज्म। फिर ह्यूमस की साइड बाय साइड फॉर्मेशन भी होगी, तो ऐसे प्रोसेस को जो ह्यूमस की फॉर्मेशन करवाता हो उस प्रोसेस को वी कॉल इट एज ह्यूमिफिकेशन। एंड द लास्ट इज मिनरलाइजेशन। ह्यूमस को और इनऑर्गेनिक मटेरियल में ब्रेक करना, और ज़्यादा इनऑर्गेनिक और छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में जो प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन प्लांट्स को, डेवलपिंग प्लांट्स को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, उस प्रोसेस को ह्यूमस बन गया। अभी कुछ काम ज़्यादा हो नहीं रहा है ह्यूमस के अंदर, तो जैसे ही ह्यूमस से सारा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ब्रेक हो जाएगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मिनरलाइजेशन। राइट, सो दीज आर द 5 स्टेप्स बाय विच डिकम्पोजिशन इज डन। अब कुछ फैक्टर्स भी होते हैं कि किन कंडीशंस में डिकम्पोजिशन का रेट, जितना ये प्रोसेस है, जितना ये इनऑर्गेनिक मटेरियल है, वो सारा का सारा इंक्रीज होगा, किन कोई फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे। और कुछ होते हैं, कुछ ऐसा भी फैक्टर्स होंगे जिसमें ये डिकम्पोजिशन का रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो वार्म और मॉइस्ट कंडीशन में, अगर ऐसा कंडीशन है, थोड़ा ह्यूमिड कंडीशन अगर है, तो डिकम्पोजिशन का रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर थोड़ा कोल्ड क्लाइमेट है तो डिकम्पोजिशन का रेट कम हो जाएगा। राइट, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसपे क्या है, डिकम्पोजिशन का रेट डिपेंडेंट है। ये तो हो गया क्लाइमेट की बात। अब बात करते हैं कि डेट्राइटस जो ये सर डेड था मटेरियल, इसमें भी अगर कुछ ऐसे होंगे कि बैक्टीरिया, फंगस, ये सारे जितने भी अर्थवॉर्म्स हैं, कुछ ऐसा मटेरियल डेट्राइटस में भी हो जाता है जो ब्रेक वो इजीली नहीं कर पाएंगे। और अगर ब्रेक इजीली नहीं कर पा रहे तो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा फोर्सफुली उनको वो मटेरियल ब्रेक करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा फोर्सफुली करेंगे डिकम्पोजिशन का जो रेट है वो क्या होता जाएगा, स्लो होता जाएगा। तो जो डेट्राइटस, अगर कुछ ऐसे मटीरियल्स हैं लाइक लिग्निन, काइटिन, जिससे सेल वॉल जो बनी है, फंगस की जो सेल वॉल है, दैट इज काइटिन। तो अगर जो डेट्राइटस है वो इन सब मटेरियल से बना है, तो डिकम्पोजर्स को उतनी ही दिक्कत आएगी उस पर्टिकुलर मटेरियल को ब्रेक करने में। तो इसमें डिकम्पोजिशन का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
और अगर जो डेट्राइटस है, डेट्राइटस में नाइट्रोजन ज़्यादा है, या सिंपल शुगर जो इजीली डिकम्पोजर्स ब्रेक कर सकते हैं, जो इजीली ये बैक्टीरिया और फंगस ब्रेक कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, डिकम्पोजिशन का रेट, जल्दी डिकम्पोजिशन होगी, जल्दी ये सारे जितने भी प्रोसेस हैं वो सब हो पाएंगे। तो अगर डेट्राइटस में नाइट्रोजन या कुछ सिंपल ग्लूकोज वगैरह सिंपल शुगर्स प्रेजेंट होंगे तो उससे क्या होगा, डिकम्पोजिशन का रेट इंक्रीज हो जाएगा, उतनी ही जल्दी ये सारा मटेरियल हो पाएगा, जितने भी प्रोसेस है वो ईजिली हो पाएंगे। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर था क्लाइमेट, अगर वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट है तो डिकम्पोजिशन जल्दी हो पाएगी, कोल्ड क्लाइमेट है तो डिकम्पोजिशन का रेट क्या होगा, कम हो जाएगा। और ऐसे ही लिग्निन और काइटिन की डिपोजिशन है अगर डेट्राइटस में तो डिकम्पोजिशन का रेट कम होगा, और नाइट्रोजन और शुगर प्रेजेंट है तो डिकम्पोजिशन का रेट ज़्यादा होगा। सो दिस वाज द सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ डिकम्पोजिशन। पहला हमने पढ़ा अबाउट द प्रोडक्टिविटी, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन। नाउ द थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, ये जितना मटेरियल बन चुका है ये आगे नेक्स्ट लेवल पर भी तो जाएगा, तो उस थर्ड स्ट्रक्चर को वी कॉल इट एज थर्ड स्ट्रक्चर एनर्जी फ्लो। So third structure we call it as energy flow. एनर्जी फ्लो का मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर प्लांट्स ने फूड बनाया थ्रू फोटोसिंथेसिस सनलाइट के प्रेजेंस में। अब वो जो फूड बन चुका है उसमें आगे वो हायर ऑर्गेनिजम्स में भी पास ऑन होगा, वो आगे हेटेरोट्रॉफ्स में भी जाएगा, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, इन सब में पास ऑन करेगा। तो उस प्रोसेस को, अब फूड जा रहा है तो फूड से ही तो एनर्जी मिल रही है, तो एनर्जी भी तो पास ऑन हो रही है, तो उस प्रोसेस को वी कॉल इट एज एनर्जी फ्लो। नाम से पता चल रहा है ना, एनर्जी, जितना भी फूड जो आगे एक ट्रॉफिक लेवल से पास ऑन हो रहा है टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। अब ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या हुआ, जो भी ऑर्गेनिजम्स एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे, एक पर्टिकुलर लेवल पर प्रेजेंट होंगे, फूड चेन आप सबने पढ़ी है, प्रोड्यूसर्स होते हैं, देन कंज्यूमर्स होंगे, ये सारा जो स्ट्रक्चर है, एक प्रोड्यूसर्स एक लेवल पर प्रेजेंट है, कंज्यूमर्स एक लेवल पर प्रेजेंट है, तो उस लेवल को जिसमें सारे ऑर्गेनिजम्स उस लेवल में प्रेजेंट होंगे, दैट वी कॉल इट एज ट्रॉफिक लेवल। अब एनर्जी फ्लो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में आगे पास ऑन करता जाएगा, कब तक, जब तक वो टॉप के जो ट्रॉफिक लेवल है, जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, वो तब तक ना पहुंच जाए। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एनर्जी फ्लो। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की, क्योंकि जो मेन जो लोअर सबसे ट्रॉफिक लेवल है जहाँ से एनर्जी की प्रोडक्शन शुरू होती है, वो आगे हायर ट्रॉफिक लेवल में जा पाता है, वो कहाँ से होगा, ऑफ कोर्स प्लांट से होगा। तो प्लांट्स आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स। तो बात करते हैं इसमें प्रोड्यूसर्स की। अब जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, फूड की, राइट, फूड की फॉर्मेशन में वो हेल्प कर रहे हैं। अब ये फूड कैसे बनेगा, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, वाटर, सनलाइट एंड ऑल द अदर गैसेस। सनलाइट में भी जितनी भी सनलाइट डायरेक्टली सन से आ रही है वो पूरी 100% जो सनलाइट है वो नहीं होती, 50% ही जो सनलाइट है वो आ पाती है। जो प्लांट्स हैं 50% सनलाइट ही कैप्चर कर पाते हैं, और उस पर्टिकुलर जितना भी अमाउंट आ रहा है उसे बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। जितने पार फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जितने प्लांट्स कितनी अमाउंट ऑफ सनलाइट एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं फूड की प्रोडक्शन के लिए, दैट वी कॉल्ड एज पार। तो 50% ही प्लांट्स में मतलब आ रही है प्रॉपर्ली, और उसमें से सिर्फ 2 से 10% ही प्लांट्स यूज़ करते हैं इन देयर फोटोसिंथेसिस। मतलब 50% सनलाइट आ रही है प्लांट्स के पास, अब उसमें से सिर्फ 2 से 10% ही प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट को कंज्यूम करते हैं अपने फूड की प्रोडक्शन के लिए। बहुत कम, कितनी आ रही है और कितना यूज़ कर रहे हैं, राइट। सो इतना तो सनलाइट आ गया प्लांट से फूड बनाने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। 2 to 10%, कितने में से 50% ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो आ रही है एक्चुअल में प्लांट्स के पास सनलाइट।
और कंज्यूम कितना हो रहा है 2 to 10% ऑफ सनलाइट, राइट। ये तो हो गया प्रोड्यूसर्स में कि कैसे जो पूरी जो प्रोडक्शन होगी वो होगी, सारा टेरेस्ट्रियल है। डेट्राइटस फूड चेन भी प्रेजेंट होती है अलग अलग एक्वेटिक में, जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी भी जो फूड चेन है वो डिफरेंट होगी। तो पहले हम बात करें टेरेस्ट्रियल की, तो टेरेस्ट्रियल में पहले क्या हुआ, प्रोड्यूसर्स ने फूड की प्रोडक्शन करी, राइट। अब उसके बाद क्या होगा, अब प्रोड्यूसर्स ने कंज्यूम कर लिया जितना भी फूड था, उसके बाद किसके पास जाएगा, कंज्यूमर्स के पास। कंज्यूमर्स के पास वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फूड जो प्लांट्स बना रहे थे वो गया कंज्यूमर्स के पास, और इनको एक और नाम दिया, इनको नाम दिया प्राइमरी कंज्यूमर्स। जो फूड वो कंज्यूम कर रहे थे दैट दे आर कॉल्ड एज, डायरेक्टली जो प्लांट से ले रहे हैं उन्हें क्या बोला, प्राइमरी कंज्यूमर्स। और फिर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करेंगे उन्हें क्या बोला, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। उन्हें क्या बोला, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। समझ में आया। तो प्रोड्यूसर्स से गए प्राइमरी कंज्यूमर्स में, जो फूड था वो प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास गया, एंड देन फिर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को, सिंपली डियर का एग्जांपल इसमें लेते हैं, यहाँ पे ग्रास, ये छोटी वाली फूड चेन है, एंड देन टाइगर या लॉयन, कुछ भी पर्टिकुलर हमने ले लिया, राइट। तो इसमें क्या हुआ, सिंपल फूड चेन है, ग्रास खाई डियर ने, तो डायरेक्टली प्लांट्स को ही कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। तो उस डियर को हमने क्या बोल दिया, प्राइमरी कंज्यूमर्स, क्योंकि वो डायरेक्ट प्लांट्स को ले रहे थे। अब टाइगर की या बात करें हम, तो टाइगर डायरेक्टली प्लांट को तो नहीं कंज्यूम कर रहा है, नहीं कर रहा ना, तो टाइगर किसे कर रहा है, डियर को कंज्यूम कर रहा है, जिसने ऑलरेडी किसी चीज़ को कंज्यूम किया था। तो टाइगर इसमें क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर अगर टाइगर को तो और कोई खा नहीं सकता तो आगे टर्शरी होगा नहीं, और अगर आगे और कोई खाता है तो वो सारी चीज़ें किस में आ गई, फिर टर्शरी कंज्यूमर भी हो सकता है। किसी और की बात करते हैं, जैसे ग्रास खाई ग्रास हॉपर ने, देन ग्रास हॉपर को सपोज खाया स्नेक ने, फिर आगे ईगल ने। तो ईगल क्या हो गई हमारे टर्शरी कंज्यूमर, क्योंकि ऑलरेडी जो स्नेक था वो ग्रास हॉपर कंज्यूम कर चुका था। तो ग्रास हॉपर क्या हो गया, स्नेक क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर, और ग्रास हॉपर क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, और ग्रास प्रोड्यूसर। तो जो ट्रॉफिक लेवल है ना वो टर्शरी कंज्यूमर तक भी पहुंच सकता है। और अगर आप इस टाइप में देखें तो एनर्जी का जो फ्लो है, जितना भी एनर्जी पास ऑन हो रहा है, पड़ा होगा 10% लॉ, 10% लॉ। ये जितनी भी ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, 10% लॉ। क्या मतलब हुआ इस 10% लॉ का, कि प्रोड्यूसर्स में जो भी एनर्जी बनी वो 10% बनी थी, मतलब नहीं, जो प्रोड्यूसर्स में जितनी भी एनर्जी बनी उसका सपोज 90% या 80% जितना भी बना, 100% बना, कितनी भी प्रोड्यूसर्स ने अपनी एनर्जी, कितना भी प्रोडक्शन जो हुआ वो किया, उसका जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जितनी एनर्जी पास ऑन होगी दैट विल बी 10%। मतलब जो प्रोड्यूसर्स ने 100% एनर्जी बनाई थी उसका 10% एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास जाएगी। तो तभी फूड चेन ना बहुत ज़्यादा लेवल्स की नहीं होती, बहुत ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल्स फूड चेन में नहीं होते, क्योंकि एनर्जी कितनी 0.1 से ऊपर और क्या जाएगा। तो 10% लॉ का मतलब यही हुआ कि एक ट्रॉफिक लेवल में जो भी ऑर्गेनिज्म ने जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस करी उसका 10% आगे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जा पाएगा, फिर 10% उसका, फिर 10% और, तो धीरे धीरे क्या होगा, एनर्जी का जो लेवल है, मतलब अगर हम इसकी बात करें सेकेंडरी कंज्यूमर की, तो एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। यही रीज़न है कि फूड चेन ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल्स की नहीं होती, क्योंकि एनर्जी और हायर ऑर्गेनिजम्स को वो एनर्जी पर्टिकुलर अमाउंट में नहीं मिल पाती। और एक फूड चेन नहीं होती है, बहुत सारे, ज़रूरी नहीं है कि ग्रास को सिर्फ ग्रास हॉपर खाएगा, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पर्टिकुलर प्रोड्यूसर को कंज्यूम करते हैं। तो एक फूड चेन जनरली पॉसिबल नहीं हो पाती है, बहुत सारी फूड चेन्स का इंटरकनेक्शन होता है, दैट वी कॉल इट एज फूड वेब। इंटरकनेक्शन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए एनवायरनमेंट में फूड चेन पॉसिबल नहीं है, इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन दैट वी कॉल इट एज फूड वेब।
और जितना भी बायोमास एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ने, जैसे प्रोड्यूसर्स ने, जैसे हमने बात करी थी प्रोडक्शन की, प्रोडक्टिविटी की हमने बात करी थी, उसमें क्या हो रहा था, बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा था। अब प्रोड्यूसर्स जो प्लांट्स हैं वो बायोमास का प्रोडक्शन करवा रहे हैं, तो उस बायोमास को जो एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल में वो बायोमास प्रेजेंट होगा उसे क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग क्रॉप। एक आता है स्टैंडिंग क्रॉप और एक आता है स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट अभी न्यूट्रिएंट साइकिल है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। स्टैंडिंग स्टेट का क्या मतलब होता है, अभी के लिए क्या ध्यान रखना है, व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप। प्रोडक्टिविटी में बात करी कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में प्लांट्स बायोमास प्रोड्यूस करते हैं। उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बायोमास को जितना प्लांट्स, जितना प्रोड्यूसर्स जो है वो बायोमास की प्रोडक्शन करवा रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग स्टेट अगर आपने ये चैप्टर भी अगर पढ़ा होगा तो स्टैंडिंग स्टेट इज डिफरेंट। स्टैंडिंग स्टेट न्यूट्रिएंट साइकिल में आएगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए वी आर फोकसिंग ऑन व्हाट, स्टैंडिंग क्रॉप, द अमाउंट ऑफ बायोमास विच इज प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल, दैट वी कॉल इट एज स्टैंडिंग क्रॉप। फूड वेब समझ में आया। और फूड चेन क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्रास को बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स खा सकते हैं, डियर, कैटल्स, ग्रास हॉपर, और फिर आगे उनको पर्टिकुलर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स खाएंगे। तो ये सारा जो लेवल है फूड वेब पॉसिबल है, फूड चेन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाती है। ये तो हो गई नॉर्मल टेरेस्ट्रियल पर। एक होती है डेट्राइटस फूड चेन, एक होती है डेट्राइटस फूड चेन। इसमें क्या मतलब समझ में आ रहा है, डेट्राइटस का मतलब अभी हमने डिस्कस किया था, है ना, अभी हमने जस्ट डिकम्पोजिशन में डिस्कस किया कि डेट्राइटस क्या होता है, वही सारा जो इतना भी वेस्ट प्लांट का, एनिमल का, वो। तो डेट्राइटस में क्या हुआ, डीकम्पोजर्स डेट्राइटस को ब्रेक कर रहे हैं, फिर आगे डीकम्पोजर्स को भी कोई आगे खा रहा है। अब डीकम्पोजर्स को आगे कोई खा रहा है, कोई भी पार्ट कुछ भी कर रहा है, उस फूड चेन को वी कॉल इट एज डेट्राइटस फूड चेन। तो डीकम्पोजर्स को सैप्रोट्रॉफ भी बोला जाता है, जो डेड ऑर्गेनिजम्स को खाएगा, इनको भी फिर तो पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनिज्म खाएगा, तो उस पर्टिकुलर फूड चेन को वी कॉल इट एज डेट्राइटस फूड चेन, राइट। तो दो टाइप की अभी हमने, ऐसे ही एक्वेटिक भी होती है, जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, फिर स्मॉल फिशेज होंगी, फिर लार्ज फिशेज होंगी। तो ऐसे ही एक्वेटिक फूड चेन भी होता है, जिसमें क्या होगा, ऑर्गेनिजम्स में से एनर्जी पर्टिकुलर लेवल से पास ऑन होती जाएगी। तो अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग टाइप के फूड चेन्स प्रेजेंट होती हैं, राइट। So this was about your third structure of ecosystem. The first was what? The first was your productivity, then coming to decomposition, and the third structure of ecosystem is energy flow, right? With this we complete this part. आगे हम पढ़ेंगे about the energy pyramid. तीन टाइप के होते हैं, number of biomass, number of energy, अलग अलग टाइप के energy pyramids होंगे। Then fourth structure एक और है, that is your nutrient cycling. वो भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो अगर कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर वीडियो समझ में आई हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। साथ के साथ इस चैप्टर के, ये जो इकोसिस्टम का चैप्टर है, हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल हैं इन द टेलीग्राम चैनल। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कोई भी अगर प्रॉब्लम है DM कर सकते हैं रिलेटेड टू योर नीट प्रिपरेशन। सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल मेड अकेडमी। थैंक यू वेरी मच।